नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी मिल्की वे इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम जिस चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। और ये चैप्टर भूगोल के छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि भूगोल के छात्र भूगोल विषय में पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है और पृथ्वी से बड़ी संरचना सौरमंडल है, इसलिए सौरमंडल की भी ब्रीफ स्टडी की जाती है। और सौरमंडल से बड़ी संरचना ब्रह्मांड है, इसलिए ब्रह्मांड की भी ब्रीफ स्टडी की जाती है और उसको भूगोल के सिलेबस में शामिल किया जाता है। बहुत सी परीक्षाओं में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को भूगोल के सिलेबस में शामिल किया जाता है, तो इसलिए इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आइए देखते हैं इसको। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत से विद्वानों ने कई परिकल्पनाएं और अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है यूनान के भूगोलवेत्ता क्लाडियस टालमी का, जिन्होंने 140 ईस्वी में ये कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी तारे इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ऐसे चारों तरफ घूमते हैं। और इस अवधारणा को नाम दिया गया जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट या भू केंद्रित संकल्पना। फिर कुछ समय बाद पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस ने इसके अगेंस्ट में जाकर, इसके विपरीत में जाकर दूसरी परिकल्पना दी। उन्होंने कहा, इस परिकल्पना को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये परिकल्पना गलत है और उन्होंने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और उसके चारों तरफ सभी ग्रह, पृथ्वी समेत सभी ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और उस संकल्पना को नाम दिया गया था हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट या सूर्य केंद्रित परिकल्पना। तो इस तरह से बहुत सी परिकल्पनाएं आई, सिद्धांत आए, लेकिन आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जिस सिद्धांत के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं उसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत, जिसको कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। वो अभी तक के ज्ञात सिद्धांतों में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है और सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। तो आइए देखते हैं उस सिद्धांत को क्या है। तो सबसे पहले हम इस बिग बैंग सिद्धांत को 4 खंडों में तोड़ेंगे कि इसके बारे में ठीक से समझने के लिए इसको 4 भागों में अलग अलग तोड़ के फिर उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहला बिग बैंग से पूर्व का परिदृश्य, यानी जब जॉर्ज एलिमेंटर साहब ने बिग बैंग सिद्धांत दिया उसके पहले तक की कहानी क्या थी, कैसे कैसे हम बिग बैंग तक पहुंचे। इसके बाद नंबर 2 पर बिग बैंग सिद्धांत, इसके बाद नंबर 3 खंड में देखेंगे आकाश गंगाओं के प्रकार। आकाश गंगाओं के प्रकार यानी गैलेक्सी के प्रकार, यानी आकाश गंगा या गैलेक्सी कितने प्रकार की होती हैं। और सबसे आखिरी में हमारी आकाश गंगा या हमारी गैलेक्सी मिल्की वे या मंदाकिनी। तो बिग बैंग सिद्धांत को ठीक से समझने के लिए हमने इसको 4 खंडों में तोड़ दिया।
कि सबसे पहले ये देख लें कि बिग बैंग तक जो जार्ज लेमेंटर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया वहां तक पहुंचने किस तरह से पहुंचा गया, उसका एक क्रम विकास किस तरह से था। फिर बिग बैंग सिद्धांत को हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आकाशगंगाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। और उसके बाद सबसे आखिरी में कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे या मंदाकिनी यानी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और या मंदाकिनी कैसी है उसकी चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत आया उसके पहले का परिदृश्य कैसा था। तो कोई भी सिद्धांत, कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत जब हमारे सामने आता है तो एक ही दिन में नहीं आ जाता। उसके पहले बहुत लोगों ने बहुत से प्रयास किए होते हैं, तो उनको हम क्रम से देखेंगे। और इस सिद्धांत को ज़्यादा साइंटिफिक बनाने के लिए, ठीक से समझने के लिए एक क्रम से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी विषय को ठीक से समझना चाहते हैं तो उस विषय को वहां से शुरू करें जहां से वो विषय प्रारंभ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ की स्टडी करनी है तो आप उसके रूट से उसकी स्टडी करिए। अगर आप उसके रूट से स्टडी करेंगे तो पूरे पेड़ की समझ अच्छे से विकसित होगी। तो हम ब्रह्मांड को समझने के लिए वहां से शुरू करते हैं जब मानव सभ्य नहीं था, जब मानव सभ्य प्राणी नहीं था। तो तब उसके मन में संसार या ब्रह्मांड के प्रति क्या धारणा थी और धीरे धीरे करके संसार का सही परिदृश्य उसके सामने कैसे आया। तो देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जब मनुष्य सभ्य नहीं था तो तब शिक्षा का विकास नहीं था और पूरा संसार इस तरह से व्यवस्थित नहीं था। तो प्रारंभ में मनुष्य, सभी लोग जानते हैं कि मानव असभ्य था, तो वो कबीलाई रूप में रहता था और अपने कुछ लोगों के समूह बना बना के रहता था। तो मान लीजिए कि अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर 100 लोग अपना गुट बनाकर रहते हैं, 200 लोग यहाँ गुट बनाकर रहते हैं, 500 लोग यहाँ गुट बनाकर रहते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट में कहीं पर यहाँ पर 200, यहाँ पर 50, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 25 लोग, यहाँ पर 50 लोग रह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए संसार की क्या अवधारणा थी? क्या उनको पता था इतना कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उसमें गैलेक्सीज हैं, उसमें सोलर सिस्टम है? उनको तो कोई जानकारी नहीं थी। वो ये देखते थे कि आकाश में तारे निकलते हैं, सूरज निकलता है। तो उनके लिए ब्रह्मांड की क्या धारणा थी? अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आसपास के जंगल, पहाड़, पर्वत और निकलने वाले तारे, सूरज, यही। धीरे धीरे करके जब मनुष्य शिक्षित होना शुरू हुआ, जब मनुष्य शिक्षित होना शुरू हुआ तो ज्ञान का विशेषीकरण होना शुरू हुआ। ज्ञान का विशेषीकरण बाद में हुआ। तो प्रारंभ में जब मनुष्य शिक्षित होना शुरू हुआ तो पहले सभी लोग जानते हैं कि पहले विद्वान को एक शब्द दिया था, फिलोसफर या दार्शनिक। वह दार्शनिक सारे विषयों का अध्ययन करता था। वही दार्शनिक गणित का अध्ययन करता था, वही भूगोल का अध्ययन करता था, वही राजनीति विज्ञान का अध्ययन करता था, वही खगोल विज्ञान का अध्ययन करता था, वही चिकित्सक था। तो सारी चीजों का अध्ययन वही करता था। तो आगे चलकर खगोल विज्ञानियों ने देखा, जो कि हमने पहले ही बता दिया, टालमी ने क्या कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है और चारों तरफ सूर्य और तारे उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आज के संदर्भ में अगर हम इसको देखें, उस बात को देखें, तो हम देखते हैं कि वो धारणा कितनी गलत थी। लेकिन अगर उसकी शुरुआत न हुई होती तो हम बिग बैंग तक नहीं पहुंच पाते। तो उस समय विद्वानों ने क्या सोचा कि उनके निगाह में ब्रह्मांड की अवधारणा कितनी थी। अगर हम टालमी से भी पहले किसी विद्वान, अज्ञात विद्वान के संदर्भ में देखें तो उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड क्या था? सिर्फ पृथ्वी और चारों तरफ का दिखने वाला आकाश, उसमें दिखाई देने वाले तारे। तो उसको ज्ञात रूप में सबसे पहले पृथ्वी का ही भान हुआ, पृथ्वी का ही ज्ञान हुआ। उसके बाद जब धीरे धीरे, यानी उस समय के लोगों के लिए ब्रह्मांड ये पृथ्वी थी और चारों तरफ दिखाई देने वाले सूरज और तारे।
उसके बाद जब मनुष्य का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ तो उसने देखा कि नहीं, पृथ्वी सबसे बड़ी इकाई नहीं है, पृथ्वी सबसे बड़ी संरचना नहीं है। उन्होंने देखा कि इससे भी बड़ी संरचना है, जिसे आगे चल के सौरमंडल कहा गया। और उन्होंने देखा कि एक सूर्य है और 8 ग्रह, 9 ग्रह, तब तो 9 ग्रह थे, बाद में 8 ग्रह हो गए। तो उन्होंने देखा, साइंटिस्ट ने देखा, विद्वानों ने देखा कि इससे भी बड़ी संरचना है सौरमंडल। यानी जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, ब्रह्मांड की अवधारणा बदलती गई। ब्रह्मांड तब भी इतना ही था, लेकिन मनुष्य को उसकी जानकारी नहीं थी। तो जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता गया, वह ब्रह्मांड का जो वास्तविक रूप है उसके संपर्क में आता गया, उसके ज्ञान में, संज्ञान में वो चीज आती गई। तो जब मनुष्य और आगे बढ़ा तो उसको लगा नहीं, इससे भी बड़ी इकाई सौरमंडल है, और उस सौरमंडल में केंद्र में सूर्य है और चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। फिर उसका ज्ञान और आगे बढ़ा। जब उसका ज्ञान और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि नहीं, सौरमंडल ही सबसे बड़ी संरचना नहीं है, इससे भी बड़ी संरचना है, और जिसको नाम दिया गया आगे चलकर गैलेक्सी या आकाशगंगा। उसने देखा कि इस टाइप की आप चित्र देख सकते हैं, इस तरह का, कि ऐसे मान लीजिए एक आकाशगंगा का चित्र है, इसमें केंद्र में बल्ज होता है, उसके केंद्र में फिर ब्लैक होल होता है, और चारों तरफ इन भुजाओं में तारे भरे पड़े रहते हैं। तो मनुष्य ने देखा कि सौरमंडल से भी बड़ी संरचना है आकाशगंगा या गैलेक्सी। अब उसकी ब्रह्मांड की परिभाषा और विस्तारित हो गई। फिर उसने आगे चलकर देखा कि यही सबसे बड़ी संरचना नहीं है। उसने देखा कि कई गैलेक्सीज को मिलाकर, हजारों गैलेक्सीज को अगर मिला दिया जाए तो एक नया निकाय बनता है। उसको कहा गया सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज या आकाश गंगाओं का महापुंज। और एक आकाश गंगाओं के महापुंज में कुछ गैलेक्सी से लेके हजारों लाखों गैलेक्सीज तक होती हैं। यानी एक गैलेक्सी के अंदर 1 अरब तारे या उससे भी ज्यादा या कुछ कम, और एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी यानी आकाश गंगाओं के महापुंज में हजारों से लेके लाखों तक गैलेक्सीज। तो मनुष्य का ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता चला गया, वो जो वास्तविक परिदृश्य है ब्रह्मांड का, उससे स्वयं को कनेक्ट करता गया, उससे स्वयं को जोड़ता गया। यानी उसके संज्ञान में ब्रह्मांड का असली रूप आता चला गया। आगे चलकर फिर और आगे रिसर्च जारी रहे तो पता चला कि पता नहीं कितनी सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं के महापुंज को मिलाकर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। यानी अगर हम इसके कालक्रम में पीछे चलें तो ब्रह्मांड, उससे पहले उसके अंदर क्या होता है, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, उसके अंदर होती हैं गैलेक्सीज यानी आकाशगंगा, और गैलेक्सीज के अंदर होते हैं तारे और सौरमंडल, और उसके अंदर होते हैं ग्रह जैसे हमारी पृथ्वी। तो इस तरह से मनुष्य जैसे जैसे शिक्षित होता गया, ब्रह्मांड उसके संज्ञान में आता चला गया, और वर्तमान तक आते आते मनुष्य ब्रह्मांड की जो वास्तविक स्थिति है उसके काफी करीब है। इसके बावजूद भी साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी भी वैज्ञानिकों को और विज्ञान को ब्रह्मांड की वास्तविक स्थिति का अभी भी पता नहीं है कि वो कितना बड़ा है और उसका क्या क्या रूप है। लेकिन अभी तक जितनी याद जानकारी है उसके अनुसार ब्रह्मांड का ये स्वरूप सामने आता है। तो अब इसके ये एक तरह से हुआ कि बिग बैंग के पहले हमने आपको एक झांकी टाइप की दिखाने की कोशिश की कि ब्रह्मांड का रूप क्या है, पृथ्वी, उससे बड़ी संरचना सौरमंडल, उससे बड़ी संरचना आकाशगंगा या गैलेक्सी, और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे, 80 अरब तारे इसके आसपास होते हैं, और भी ज्यादा होते हैं। आकाशगंगाओं से बड़ा जो समूह होता है उसको हम कहते हैं सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, यानी आकाशगंगाओं के महापुंज में कई हजार गैलेक्सी से लेके लाख गैलेक्सी तक होती है, और उससे भी बड़ी जब कई सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज को मिला दिया जाता है तब बनता है संपूर्ण ब्रह्मांड। तो ये पूरे ब्रह्मांड का परिदृश्य हमारे सामने आता है। अब इसके आगे हम चलेंगे
कि जॉर्ज लेमेंटर ने जो बिग बैंग सिद्धांत दिया वो क्या था, कैसे था। तो ये बात है 1920 के दशक की। 1920 के दशक में अमेरिका के एक खगोलविद थे और उनका नाम था एडविन हबल। 1920 के दशक में एडविन हबल गैलेक्सीज पर रिसर्च कर रहे थे और गैलेक्सीज पर रिसर्च करते हुए उन्होंने अपने निरीक्षण में पाया कि आकाश गंगाएं, जैसे मान लीजिए एक आकाश गंगा ये है और दूसरी आकाश गंगा ये। उन्होंने अपने निरीक्षण में पाया कि ये आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दूर विस्थापित हो रही हैं। मान लीजिए एक आकाश गंगा यहाँ है स्पेस में, एक यहाँ है, तो उन्होंने देखा कि ये आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और इसको देखा उन्होंने कैसे, डापलर इफेक्ट से, लाइट पर लगने वाले डापलर इफेक्ट से देखा उन्होंने, रेड शिफ्ट के द्वारा देखा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हट रही हैं, दूर जा रही हैं। एक और साइंटिस्ट थे बेल्जियम के, जॉर्ज लेमेंटर, जो कि खगोल विज्ञानी थे, मैथमेटिशियन थे। तो इनका रिसर्च भी गैलेक्सी पे चल रहा था। तो इन्होंने, जॉर्ज लेमेंटर ने देखा कि जब गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। जब गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और उनके जितना ही दूर जा रहे हैं उनकी स्पीड या गति उतनी ही तेज बढ़ती जा रही है, तो उनने पाया कि भाई जब दूर जा रही हैं तो यानी ब्रह्मांड निरंतर विस्तारित हो रहा है। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि जब गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो कालक्रम में अगर पीछे जाने पर, उन्होंने देखा कि फिर ये गैलेक्सीज अगर हम कालक्रम में पीछे जाएं, आज से 1 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से 50 करोड़ वर्ष पूर्व, तो उन्होंने ये सोचा कि तो गैलेक्सीज आपस में पास पास रही होंगी। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे हम मान लें, हालांकि ब्रह्मांड की बाहरी सीमा किसी को नहीं पता, समझने के लिए हम बना सकते हैं कि मान लीजिए कि ब्रह्मांड ये है, ब्रह्मांड की ये बाहरी सीमा है, इसमें एक गैलेक्सी ये, एक गैलेक्सी ये, एक गैलेक्सी ये, एक गैलेक्सी ये गैलेक्सीज भरी पड़ी हैं। इसमें तो बहुत से सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी होंगे, फिर उसके अंदर गैलेक्सीज होंगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये इसकी बाहरी सीमा है, तो सबसे पहले ये टॉपिक बहुत ज़्यादा समझने वाला है, बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है, कॉस्मोलॉजी का चैप्टर है, और इस वजह से इसको समझने में कहीं पर कुछ जगहों पर जाकर छात्रों को तकलीफ होती है। उसकी साइंस गहरी है, लेकिन आपको उसको मान के ही चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ये लेते हैं, इस बात को देखें कि अगर ये ब्रह्मांड की बाहरी सीमा है, मीन्स इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इस धारणा को आपको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि इसको मानने में सभी को बड़ी तकलीफ होती है कि इसके बाहर भी कुछ होगा। सबसे पहला प्रश्न ये है कि अगर हम इसको समझने के लिए सारी चीजें देखनी होगी, क्रम से देखनी होगी, कि अगर हमने मान लिया कि यह ब्रह्मांड की बाहरी सीमा है, मीन इस सीमा के बाहर फिर कुछ भी नहीं है, स्पेस नहीं है, फिर ना उसके बाहर स्थान है, ना पदार्थ है, ना कुछ है। तो अगर ब्रह्मांड की यह बाहरी सीमा है और ये गैलेक्सीज हैं और ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी ब्रह्मांड विस्तारित, निरंतर विस्तारित होता जा रहा है। तो अगर हम ये देखें, जैसे कि जॉर्ज लेमेंटर ने कहा कि अगर हम कालक्रम में पीछे जाएं तो इसका मतलब है कि गैलेक्सीज पास पास रही होंगी।
इसका मतलब क्या होगा कि अगर 1 करोड़ वर्ष पहले हम देखें तो ब्रह्मांड इतना रहा होगा, और पहले जाएं 10 करोड़ वर्ष पहले जाएं तो ब्रह्मांड और छोटा होगा, 2 अरब वर्ष पहले जाएं तो ब्रह्मांड और छोटा होगा, 5 अरब वर्ष पहले जाएं तो और छोटा होगा। यहां पर एक चीज और देखने की है कि इस ब्रह्मांड के अंदर क्या है। मात्र 2 चीजें हैं ब्रह्मांड, पूरे समूचे ब्रह्मांड में मात्र 2 चीजें हैं। पहला पदार्थ और प्लस ऊर्जा, इसके अलावा ब्रह्मांड में और कुछ नहीं है। ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बना है, मैटर एंड एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इस मार्कर का की पूरी बॉडी को देखिए, ये मैटर है, पदार्थ है, और इसके अंदर ऊर्जा कहाँ है? इसके अंदर जो एटम है, अणु, वो भी पदार्थ ही श्रेणी में आएगा। अणु वहां तक पदार्थ है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उसके भीतर ऊर्जा भरी हुई है। तो ऊपर का कवर मैटर और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उसके अंदर एनर्जी। मीन्स 2 ही चीजों का अस्तित्व है ब्रह्मांड में, पदार्थ और ऊर्जा का। इसके अतिरिक्त जब किसी चीज का अस्तित्व होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इसके अंदर पदार्थ ऊर्जा तो है ही, मूल रूप से पूरे ब्रह्मांड में 2 ही चीजें, पदार्थ और ऊर्जा। तो पदार्थ ऊर्जा तो है ही, और अगर किसी चीज का अस्तित्व आया, यानी द्रव्यमान अस्तित्व में आया, तो अपने साथ एक और विमा लेकर आएगा, जिसको हम कहते हैं आकार, यानी स्थान या स्पेस। अगर ये मार्कर अस्तित्व में है, इसका द्रव्यमान अस्तित्व में है, तो अपने आप एक विमा का अस्तित्व अपने आप ही बन जाता है, जिसको हम कहते हैं आकार या स्थान। यानी अगर द्रव्यमान का अस्तित्व होगा तो स्पेस का अस्तित्व निश्चित रूप से होगा, यानी एक और नई जो विमा खुलती है उसको हम कहते हैं स्थान। और तीसरी एक और विमा भी, जब इन 2 चीजों का अस्तित्व आएगा तो समय अपने आप अस्तित्व में आ जाएगा। इन चीजों को समझने की जरूरत है कि अगर कुछ है तो समय है। जैसे हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं कि अभी 9 बजा है, 1 घंटे बाद 10 बजेगा, 5 घंटे बाद कितना बजा था, कल के दिन क्या होगा। तो इस समय का जो मेजरमेंट है इसलिए है क्योंकि कुछ है, इसलिए समय है। अगर कुछ नहीं होगा तो समय अस्तित्व अपने आप खो देगा। यानी अगर किसी चीज का अस्तित्व आया, मीन्स पदार्थ और ऊर्जा का अस्तित्व आया, तो इसका अस्तित्व, स्थान का अस्तित्व अपने आप आ जाएगा और समय का अस्तित्व अपने आप आ जाएगा। लेकिन मूल अस्तित्व यही है, पदार्थ और ऊर्जा, यानी मैटर एंड एनर्जी। अब हम देखते हैं, जॉर्ज लेमेंटर ने कहा कि अगर ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो कालक्रम में पीछे जाएं तो एक गैलेक्सीज पास रही होंगी। तो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि 1 करोड़ वर्ष पहले ब्रह्मांड इतना, 10 करोड़ वर्ष पहले और कम, 50 करोड़ वर्ष पहले और कम, 1 अरब वर्ष पहले और कम, 5 अरब वर्ष पहले और कम, और ये पीछे घटाते गए घटाते गए घटाते गए, और जॉर्ज लेमेंटर साहब ने कहा कि 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले, इसको सिकोड़ते गए ब्रह्मांड को, कालक्रम में पीछे हटते गए, तो कालक्रम में पीछे जाते गए और कहते गए कि गैलेक्सीज पास पास रहेंगी, माने संसार और छोटा रहेगा, ब्रह्मांड और छोटा रहेगा, और छोटा और छोटा, और कहां तक चले गए? 15 अरब वर्ष पहले इन्होंने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के बराबर था। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड को जब इन्होंने सिकोड़ा तो क्या सिकोड़ा? 3 चीजें सिकुड़ी। पहला पदार्थ तथा ऊर्जा, इसका मतलब जब ये इसको समेट के एक पॉइंट पर कर दिया, तो आज ब्रह्मांड की जितनी ऊर्जा है वो सारी की सारी ऊर्जा इसमें केंद्रित कर दी। यानी जॉर्ज लेमेंटर ने कहा कि 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक इस बिंदु पर केंद्रित था, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड की पदार्थ और ऊर्जा इस बिंदु पर केंद्रित थी। यानी कि पूरा का पूरा पदार्थ और ऊर्जा इस पर केंद्रित था। इस बिंदु को कहा उन्होंने प्राथमिक परमाणु या प्रीमेवल एटम। प्रीमेवल एटम, इसी को आगे चलकर कहा जाता है बिग बैंग सिंगुलरिटी। बिग बैंग सिंगुलरिटी क्या है इसको हम आगे बताएंगे।
जबकि ब्लैक होल का जिक्र आएगा उसमें सिंगुलरिटी शब्द टर्म इस्तेमाल किया जाता है, और उस टर्म का इस्तेमाल बहुत से साइंटिस्ट ने किया है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में भी उसका जिक्र मिलता है सिंगुलरिटी का। तो इस बिंदु को नाम दिया गया बिग बैंग सिंगुलरिटी, यानी महाविस्फोट विलक्षणता इस बिंदु को कहा गया, या प्राथमिक परमाणु या प्रीमेवल एटम। तो जॉर्ज एलेमेंटर ने कहा कि ये जो प्रीमेवल एटम था इसका घनत्व अनंत था और तापमान भी अनंत था। तापमान क्यों अनंत होगा? जब इतनी इतनी पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक पॉइंट पर लाया जाएगा तो आप इमेजिन करिए कि वहां की एनर्जी कितनी हाई लेवल की थी, कितनी अधिक ऊर्जा वहां पर थी। तो इतनी हाई एनर्जी थी तो टेम्परेचर निश्चित रूप से इनफाइनाइट की ओर था, यानी अनंत था टेम्परेचर। और दूसरी बात, जब इसका आयतन इतना कम कर दिया, मटर के दाने के बराबर, इतना इसका ऊर्जा का मास, पदार्थ का मास एक पॉइंट पर चला गया, तो निश्चित रूप से छोटे से आयतन में इतना द्रव्यमान आएगा तो उसका घनत्व भी अनंत की ओर चला गया, या उसका घनत्व अनंत माना जाता है। तो अब यहां पर कुछ चीजों को अच्छे से समझ लें और क्लियर कट समझ लें कि अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि इस बिंदु के बाहर क्या था, तो आपका जवाब स्पष्ट रूप से होगा कि उसके बाहर कुछ भी नहीं था। क्योंकि सारा कुछ, जब ये ब्रह्मांड पूरा सिकुड़ कर इस बिंदु पर आया तो यहां तीन चीजों सिकुड़ कर इसमें समा गई। पहला, पदार्थ और ऊर्जा सिकुड़ कर इसमें चला गया, और जब ये सिकुड़ना शुरू किया तो ये स्पेस, स्थान भी तो सिकुड़ कर इसी पॉइंट के भीतर आ गया। क्योंकि इसकी बाहरी सीमा, ब्रह्मांड की बाहरी सीमा ये है, तो आप बिल्कुल मान लें, तय मान लें कि इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और ये जब सिकुड़ा तो सारा का सारा स्पेस भी सिकुड़ कर यहीं तक आ गया, और समय भी यहीं पर आ गया। क्योंकि इतना छोटा नन्हा सा पॉइंट था, इसलिए समय का एग्जिस्टेंस भी नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि बिग बैंग से पहले तीन चीजें कही जाती हैं। बिग बैंग से पहले ना कुछ था, यानी पदार्थ और ऊर्जा नहीं थी, ना कहीं था, ना कुछ था माने पदार्थ और ऊर्जा नहीं थी, ना कहीं था माने स्थान नहीं था। कहा जाता कि इसके बाहर कुछ भी था ही नहीं, और ना कभी था, यानी समय का अस्तित्व नहीं था। तो ये कहा जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं इस बात को, कि स्थान, समय और पदार्थ की उत्पत्ति यहीं से हुई, बिग बैंग से, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। इसके पहले कुछ भी नहीं था। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि इसके बाहर क्या था, आप बिल्कुल तार्किक रूप से कह सकते हैं कि इसके बाहर कुछ भी नहीं था। क्योंकि अगर इसके बाहर कुछ होता, अगर मान लीजिए आप कहते हैं यहां स्पेस था, तो फिर ब्रह्मांड यहां तक क्यों होता, फिर ब्रह्मांड यहां तक होता। इसलिए आप तार्किक, लॉजिकली कह सकते हैं कि इसके बाहर कुछ भी नहीं था। फिर वो इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है, वो सोचने का विषय है कि उसके बाहर कुछ नहीं है तो फिर क्या है, वो सोचने दीजिए। साइंटिस्ट भी सोचते हैं उस पर क्या है, लेकिन आपका जवाब यह होगा कि उसके बाहर कुछ भी नहीं था। अब इसके बाद इस बिंदु में विस्फोट हुआ, और जब इस प्राथमिक परमाणु में बिंदु में विस्फोट हुआ तो यहां से इस प्राथमिक परमाणु में जब विस्फोट हुआ तो इससे ऊर्जा बाहर की ओर निकली। इससे, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी अधिक थी कि अपनी आंतरिक क्रिया के कारण ही इसमें विस्फोट हुआ, और जब विस्फोट हुआ तो इससे एनर्जी बाहर की ओर विस्तारित हुई, और जब एनर्जी बाहर की ओर विस्तारित होगी तो वो एक लीनियर डायरेक्शन में नहीं बल्कि स्फेरिकल शेप में बाहर की ओर हुई, गोलीय आकार में, गोले की तरह बाहर की ओर फैलती चली गई। और प्रारंभ में इसमें ऊर्जा ही थी, फिर ये गोला बहुत तेजी से विस्तारित होना शुरू हुआ, और कहा जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके एक सेकंड के पश्चात, अच्छा, जो विस्फोट हुआ इसको कहा गया ब्रह्मांडीय विस्फोट, या कॉस्मिक एक्सप्लोजन। और इस कॉस्मिक एक्सप्लोजन या ब्रह्मांडीय विस्फोट के बाद जब ऊर्जा बाहर की ओर निकलना शुरू हुई तो ये कहा जाता है कि एक सेकंड के पश्चात, एक सेकंड के पश्चात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क, ये मूल कण बने, छोटे छोटे कण। फिर आगे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको समझने में ज्यादा आसानी हो सकती है। आर्ट्स बैकग्राउंड के छात्र भी इसको समझ सकते हैं, अगर ठीक से सुनेंगे, ठीक से समझेंगे तो सब समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब क्या हुआ, जब ब्रह्मांड विस्तारित होना शुरू हुआ तो जो एनर्जी, टेम्परेचर धीरे धीरे फिर गिरना शुरू हुआ, क्योंकि पहले तो अनंत तापमान था, और फिर उसके बाद जब ब्रह्मांड विस्तारित होना शुरू हुआ तो निश्चित रूप से जब एरिया बढ़ता जाएगा तो एनर्जी उतनी है तो टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पास पास आए, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पास पास आए तो बने क्या, परमाणु। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के संयोग से परमाणु या एटम बनना शुरू हुए। और साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट तो जानते हैं खास तौर पे कि उसकी संरचना कैसे होती है, अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और बाहर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ऐसे एटम या परमाणु की संरचना हो गई। परमाणु जगह 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 बनना शुरू हो गए। फिर क्या हुआ, वो परमाणु जब पास में, परमाणु जब आपस में पास पास आना शुरू हुए तो सबसे पहले बनना शुरू हुई गैस। और गैस कौन सी बनी, हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस बनी। उसका भी तर्क है, उसका तर्क ये है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन मिले तो हाइड्रोजन का एक एटम बन गया। सबसे पहले, सबसे आसानी से वे बन सकता था, तो हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो गई। अब जब हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन के अणु जब पास पास आने शुरू हुए तो एक उसके बड़े से झुंड को, जिसमें पता चला अरबों की संख्या में, अरब भी संख्या कम हो जाएगी, पता नहीं कितने अरब हाइड्रोजन के एटम मिले तो गैस बनना शुरू हो गई। अब उसी गैस का विस्तृत रूप कहा जाता है नेबुला या निहारिका। उसका जब वो जगह जगह हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होने लगी पूरे ब्रह्मांड विस्तारित होता जा रहा है और जगह जगह ये क्रिया होना शुरू हो गई। हाइड्रोजन पास में आना शुरू हो गया, अणु बने, हाइड्रोजन पास में आने शुरू हो गए, तो उससे जगह जगह गैस के बनना शुरू हो गई। उस गैस के बड़े बड़े विस्तृत पुंज को कहा गया निहारिका या नेबुला। फिर ये निहारिका, मान लीजिए ये ऐसे एक निहारिका है, इसमें हाइड्रोजन के अणु भरे पड़े हैं। अब ये क्या कर रही है निहारिका, आसपास के जो हाइड्रोजन के और अणु हैं उनको और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आकर्षित करके अपने आकार को बढ़ा रही है। तो जब निहारिका का आकार और बढ़ा, जब निहारिका का आकार और बढ़ा, तब बने विस्तृत बादल, हाइड्रोजन के और विस्तृत बादल। निहारिका ने हाइड्रोजन के अणुओं को और आकर्षित किया तो जगह जगह पर हाइड्रोजन के विस्तृत बादल बनना शुरू हो गए। यहां पर हाइड्रोजन का बादल, ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन का बादल हो गया। अब हाइड्रोजन दो तरह से एकत्रित होना शुरू हुई, कहीं विरल रूप में, जहां विरल रूप में है वहां तो आपको ये बादल के रूप में, आकाशगंगा के रूप में दिखाई देने लगा। यही विस्तृत बादल जो हैं आगे चलकर इन्होंने ही आकाशगंगा का रूप लिया था। हाइड्रोजन के इन्हीं विस्तृत बादलों ने आगे चलकर आकाशगंगा का रूप लिया। तो ये तो विरल रूप से हाइड्रोजन जहां तहां थी। अब जहां पर हाइड्रोजन सघन रूप से पास आ गई, यहां पर मान लीजिए पास आ गई, यहां पर पास आ गई, तो जहां पर हाइड्रोजन के अणु ज्यादा पास पास आ गए तो हाइड्रोजन अणु की एक दूसरे से टक्कर शुरू हो गई। टकराने का परिणाम क्या निकला कि दो हाइड्रोजन के अणु, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम प्लस एनर्जी बनाना शुरू किया इन्होंने। हाइड्रोजन के दो अणुओं ने मिलकर हीलियम और बनाना शुरू किया और उससे एनर्जी बाहर की ओर निकलना शुरू हुई, और ये क्रिया लार्ज स्केल पर होना शुरू हुई। जैसे मान लीजिए यहां पर हाइड्रोजन के अरबों संख्या बहुत छोटी हो जाएगी, पता नहीं कितने अरब हाइड्रोजन के अणु आपस में मिले, उनके आपस में टकराने से ये क्रिया शुरू हो गई, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना और ऊर्जा का बाहर निकलना, और इसी को कहा गया तारा, स्टार। इसी को आप तारा कहते हैं। तारा क्या है, और कुछ नहीं, हाइड्रोजन का बड़ा सा गोला जिसमें मूल रूप से हाइड्रोजन पहले से इकट्ठी है और हाइड्रोजन के अणु आपस में क्रिया कर, जिसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन,
तो उसकी क्रिया की वजह से क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर हीलियम बना रहे हैं और एनर्जी निकल रही है, और वही एनर्जी तारे से प्रकाश के रूप में बाहर निकलना शुरू हो रही है। तो इस तरह से जो आकाशगंगा की संरचना हुई, उसमें तारों का निर्माण शुरू हो गया जगह जगह। यहाँ एक तारा, 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 जगह जगह तारा बनना शुरू हो गया। इस तरह से एक आकाशगंगा के अंदर जगह जगह तारों का निर्माण शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, जिन तारों के चारों तरफ कुछ तारे ऐसे थे जिनके चारों तरफ धूल और गैस की डिस्क पाई गई। धूल और गैस की डिस्क, तो जैसे मान लीजिए इस तारे के चारों तरफ धूल और गैस की डिस्क है मोटी सी, तो इसमें उन धूल और गैस के इकट्ठा होने से ग्रहों का निर्माण शुरू हो गया। एक ग्रह यहां बना, एक ग्रह यहां बना, एक ग्रह यहां बना, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। तो जिन तारों के चारों तरफ धूल और गैस की डिस्क पाई गई, वो धूल और गैस की डिस्क से क्या बन गया, ग्रह बन गए और उपग्रह बन गए। तो इनके निर्माण से क्या बन गए, सौरमंडल जगह जगह। जैसे हमारा सौरमंडल, हमारा सोलर सिस्टम कि केंद्र में सूर्य है और चारों तरफ ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, उसके अंदर तारों का निर्माण हुआ, कई तारों के चारों तरफ जहां पर डिस्क थी वहां पर ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हमारे सोलर सिस्टम, हमारे यूनिवर्स का ये परिदृश्य सामने आता है कि ये तो एक आकाशगंगा का हमने लिया है कि एक आकाशगंगा में इस तरह से क्रिया हुई। पूरे ब्रह्मांड में जगह जगह इसी तरह से आकाशगंगाएं बनने लगी, उनके अंदर तारे बने, उनके अंदर ग्रह बने, उनके अंदर उपग्रह बने, और ऐसे आकाशगंगाओं के बड़े बड़े समूहों को हमने कहा सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, और सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी से बड़े बड़े समूह को कहा गया सबसे बड़े समूह को ब्रह्मांड। तो इस तरह से पूरा का पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व हमारे सामने आता है। तो जॉर्ज लेमेंटर साहब ने इस तरह से पूरा बताया था कि किस तरह से प्री नेवल एटम से, प्राथमिक परमाणु से ऊर्जा बाहर की ओर निकली, और उसने धीरे धीरे करके ब्रह्मांड का यह रूप लिया, और ब्रह्मांड का विस्तार होता ही चला जा रहा है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे अपना तीसरा वाला जो सेक्शन था कि गैलेक्सीज के प्रकार। तो जो आप अब देखना है गैलेक्सी के प्रकार या आकाशगंगाओं के प्रकार। तो आकाशगंगाएं तीन प्रकार की पाई जाती हैं। पहला है स्पाइरल गैलेक्सी या सर्पिलाकार, सर्पिलाकार आकाशगंगा या स्पाइरल। सर्पिलाकार आकाशगंगा जो होती है, अभी हम अगले जो सेक्शन आएगा हमारी गैलेक्सी, उसमें सर्पिलाकार का ही जिक्र है। सर्पिलाकार में एक केंद्रीय बल्ज होता है और उसके चारों तरफ स्पाइरल आर्म्स होती है। इस तरह से होती है सर्पिलाकार गैलेक्सी कि उसमें एक केंद्रीय भाग होता है जिसको हम बल्ज कहते हैं, उसके उसके किनारों से भुजाएं बाहर की ओर निकलती और घूमती हुई होती हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड जो है उसमें सर्पिलाकार गैलेक्सीज 25% गैलेक्सीज हैं जो सर्पिलाकार हैं। उसमें हमारी मंदाकिनी भी आती है। हमारी गैलेक्सी जो मंदाकिनी है या मिल्की वे है, वो सर्पिलाकार गैलेक्सी का उदाहरण है। और हमारी गैलेक्सी की जो निकटवर्ती गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, वो भी सर्पिलाकार गैलेक्सी का उदाहरण है। इसके बाद नंबर दूसरा आता है दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा या इलिप्टिकल गैलेक्सी।
दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा या इलिप्टिकल गैलेक्सी, ये इलिप्स के आकार की होती है, दीर्घवृत्त के आकार की, इस तरह की। इसका केंद्रीय भाग बल्ज यहां पर होता है और इसके किनारे भुजाएं इस तरह से होती हैं, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, जिसमें जितनी भुजाएं। तो ये दीर्घवृत्ताकार गैलेक्सी का उदाहरण होता है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड है जो, उसमें 65% गैलेक्सी दीर्घवृत्ताकार या इलिप्टिकल है। और नंबर तीसरा है अनियमित आकाशगंगाएं या इर्रेगुलर गैलेक्सी। ये टोटल गैलेक्सी है उसका 10% इर्रेगुलर गैलेक्सी या अनियमित आकार की आकाशगंगाएं। तो ये गैलेक्सी का प्रकार होता है। इसमें मुख्य रूप से यही दो है, एक स्पाइरल और दूसरा दीर्घवृत्ताकार गैलेक्सी। तो अब इसके बाद आखिरी जो सब टॉपिक है हमारा कि हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी, उसके बारे में हम देखेंगे, उसका चित्र देखेंगे, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं और उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको हम देखेंगे। तो पहले हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे या मंदाकिनी है, उसका एक हम चित्र देख लें कि इसमें एक केंद्रीय भाग में बल्ज है और उसके भी अंदर सुपरमैसिव ब्लैक होल है। और इस केंद्रीय भाग से बाहर की ओर निकलती हुई घूर्णनशील भुजाएं हैं। ऐसे इसका चित्र पलट कर भी बन सकता है उल्टे डायरेक्शन में, क्योंकि देखने पर डिपेंड करेगा कि किधर से देखा गया है। नासा इसका उल्टा चित्र जारी करता है, ये चित्र भी दिया जाता है, वो चित्र भी दिया जाता है। इसका उलट कर नासा उल्टा चित्र जारी करता है कि इसको पलट कर इस तरफ से। तो इसमें क्या होता है कि तारे की ये घूर्णनशील भुजाएं, एक घूर्णनशील भुजा ये, एक घूर्णनशील भुजा ये। नासा कहता है कि हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी है, उसमें दो ही मुख्य घूर्णनशील भुजाएं और दो सहायक भुजाएं हैं। इस स्थिति में सूर्य जो है वो यहां पर पड़ता है कहीं पर, इस ओरियन आर्म है इसके बीच में, इन दोनों मुख्य भुजाओं के बीच ओरियन आर्म, यहां पर सन है, इस स्थान पर सन है। अब इसमें देखते हैं कि कोई तारा है, जैसे एक घूर्णनशील भुजा ये है, किसी तारे की उत्पत्ति यहां पर होगी। तारा, अच्छा ये गैलेक्सी भी ऐसे घूमती रहती है, पूरी की पूरी गैलेक्सी ऐसे घूमती रहती है, और ये तारा अपने इस पाथ पर आगे की ओर बढ़ता जाता है, अपनी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता 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 अंत में ये जाकर ब्लैक होल में समा जाता है। तो बीच में सेंटर देख रहे हैं आप, ये बल्ज है और बल्ज का भी केंद्रीय भाग, उसको हम कहते हैं ब्लैक होल। और हमारी गैलेक्सी में बहुत बड़ा ब्लैक होल है और गैलेक्सीज के अंदर सेंटर में बड़े बड़े ब्लैक होल ही पाए जाते हैं, उनको कहते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल। तो कोई भी तारा यहां से गति करता हुआ जाएगा, यहां से गति करता करता अंदर ब्लैक होल के अंदर समाहित हो जाता है। तो इसके बारे में हम बाद में आगे चल के देखेंगे लास्ट में। पहले इसकी और चीजों को देख लें कि हमारी जो गैलेक्सी है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी या मिल्की वे, इसका निर्माण 12 अरब वर्ष पूर्व 12 अरब वर्ष पूर्व हुआ, यानी 12 अरब वर्ष पहले ये पूरी की पूरी गैलेक्सी बनकर तैयार हो गई थी। अगली इसके बारे में सूचना या जानकारी है कि हमारा सौरमंडल, जैसे सन यहां पर है, इसके साथ पृथ्वी और सभी ग्रह लगे हुए हैं,
तो हमारा सौरमंडल 4.5 अरब वर्ष पूर्व बनकर तैयार हुआ। 4.5 अरब वर्ष पहले ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। अब इसके बाद अन्य चीजों को देखते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य या सौरमंडल हमारा इन दोनों भुजाओं के बीच मध्यवर्ती भुजा में, एक तरह से ओरियन आर्म में या ओरियन भुजा में यहां पर है सूर्य। इसके जो पास तारे हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारे सौरमंडल के सबसे निकट तारा कौन सा है, तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटारी। सबसे निकट स्थित तारा प्रॉक्सिमा सेंटारी सूर्य के सबसे पास है या पृथ्वी के सबसे पास है, जो कि 4.3 लाइट ईयर यानी 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। 4.3 लाइट ईयर दूर। इसके बाद अगली सूचना इसी के संदर्भ में कि सीरियस या डार्क स्टार पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। और अगला एक और इसमें तथ्य है कि ध्रुव तारा या पोल स्टार पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के शिरोबिंदु पर है, टॉप पर है, इसके लंबवत है। कुछ जो हमने टेस्ट प्रश्न श्रृंखलाएं कराई हैं, टेस्ट सीरीज कराई, उस पर हमने इस प्रश्न को डाला है, उस पर विस्तार में जिक्र भी किया है कि किस तरह से ध्रुव तारे की लोकेशन है और ध्रुव तारे से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों का निर्धारण किया गया है। तो इस टॉपिक के आप बहुत सी चीजें हमने एक जो प्रश्न श्रृंखला करा रहे हैं उसमें इसके बहुत से प्रश्न मिलेंगे। इसको पढ़ने के बाद भी वहां से मिलेंगे, प्रश्न मिल जाएंगे आपको वहां पर। और दूसरी बात है कि उन प्रश्नों में भी हमने बहुत से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताए हैं, ब्लैक होल से संबंधित बहुत से कॉन्सेप्ट हमने वहां पर डाले हैं, तो आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं चीजों को। तो ध्रुव तारा के बारे में हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक होल के संदर्भ में। ब्लैक होल के संदर्भ में दो चीजें बताना शेष है अभी कि सिंगुलरिटी क्या है और ब्लैक होल की हाई डेंसिटी की वजह से ये प्रकाश को क्यों नहीं बाहर निकलने देता। जो हमारा ब्लैक होल है मंदाकिनी का, इसको कहा जाता है सुपर मैसिव ब्लैक होल यानी बहुत बड़े आकार का ब्लैक होल। और कहा जाता है कि इसका घनत्व बहुत उच्च है और उच्च घनत्व के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल उच्च है। इस सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो ब्लैक होल है इसके अंदर, मिल्की वे या मंदाकिनी के अंदर, इसका घनत्व बहुत अधिक है। और घनत्व बहुत अधिक होने का मतलब है कि मास यानी द्रव्यमान बहुत अधिक है, और मास बहुत अधिक होने का अर्थ है कि उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत प्रबल है, यानी वहां पर उच्च गुरुत्वाकर्षण लगता है, काम करता है। तो ये कहा जाता है कि ये इतना इसका ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है, इतना ज्यादा घनत्व है और परिणामतः इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि प्रकाश को भी बाहर नहीं निकलने देता। तो कुछ चीजों को समझें। जैसे मान लीजिए एक तारे की उत्पत्ति यहां पर हुई, फिर तारा आगे की ओर, इस भुजा में आगे की ओर बढ़ता जाएगा अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत। तारे में बहुत सी अपनी प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ से तारे का जन्म होगा, एम्ब्रो स्टार, वो बहुत सी प्रक्रियाओं से, न्यूक्लियर बर्निंग, मैच्योरिटी, बहुत सी स्टेजेस आती हैं, रेड जाइंट, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, बहुत सी स्टेजेस आने के बाद तारा मान लीजिए यहां पहुंच गया, इस स्थान पर स्वतः ही पहुंच जाएगा तो ठीक है, यहां तक भी पहुंच गया तारा, यहां तक पहुंच गया तो इसका उच्च, चूंकि घनत्व बहुत अधिक है इसलिए उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण ये तारे को खींचकर अपने अंदर खींच लेता है। ब्लैक होल उस तारे को खींचकर अपने अंदर समेट लेता है। तो अब इस चित्र को, ब्लैक होल को अगर हम निकाल कर यहां से समझना चाहें कि इसने खींच के तारे को ब्लैक होल के अंदर समाहित कर लिया, तारे को ब्लैक होल के अंदर खींच लिया। अब ये ब्लैक होल जो है, ये वाला एरिया, इसका घनत्व बहुत अधिक है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है।
गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होने के कारण इस तारे पर चारों तरफ से अंदर की ओर बल लगता है। जैसे ये ग्लोब है, अगर इस ग्लोब पर कई टन का बल चारों तरफ से लगाया जाए तो ये ग्लोब चिपटकर एक तस्तरी की तरह बन जाएगा। वैसे ही जब इस तारे पर चारों तरफ से हाई डेंसिटी हाई ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण चारों तरफ से इस पर बल लगता है, तो तारा जो है, ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है और वहीं पर कहा जाता है कि विज्ञान बहुत कठिन है। कि उस तारा का मास है, द्रव्यमान है, और वो तारा पे जब चारों तरफ से दबाव पड़ता है तो उसका जो सरफेस एरिया है, उसका चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो शून्य क्षेत्रफल की ओर बढ़ जाता है। इतना अधिक दबाव होता है कि शून्य क्षेत्रफल की ओर बढ़ता है, और शून्य क्षेत्रफल के कारण उसका आयतन जो है चिपटकर शून्य की ओर बढ़ जाता है, यानी उसका आयतन शून्य की ओर घूम जाता है। तब क्या स्थिति होती है, साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे और जो आर्ट्स वाले हैं वो भी देख लें। घनत्व तो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और मान लीजिए तारे का द्रव्यमान कुछ भी हो, कम ज्यादा कुछ भी हो, लेकिन अगर आयतन शून्य हो गया तो मान क्या आएगा, किसी चीज में अगर शून्य का भाग दें, अगर हम 1 में शून्य का भाग दें तो इन्फिनिट, 5000 में शून्य का भाग दें तो इन्फिनिट, किसी चीज में शून्य का भाग देंगे तो वो उसका मान इनफाइनाइट या अनंत आ जाएगा। तो इसका घनत्व तो कहां चला गया, अनंत की ओर। इस तारे का घनत्व तो इनफाइनाइट की ओर मूव कर जाता है, और इसी गुण को कहा जाता है विलक्षणता या सिंगुलरिटी। ये गुण यानी ये सिंगुलरिटी वो पॉइंट है जहां पर कोई तारा इनफाइनाइट डेंसिटी को एग्जिस्ट करता है, अनंत घनत्व को धारण करता है, वह बिंदु सिंगुलरिटी या विलक्षणता कहलाता है, और वह बिंदु ब्लैक होल के भीतर पाया जाता है। स्टीफन हॉकिंग भी अपनी बुक में लिखते हैं सिंगुलरिटी के बारे में कि सिंगुलरिटी की धारणा यह है कि ब्लैक होल के भीतर तारे पर जब चारों तरफ से बल लगता है, वो टूटकर उसका आयतन शून्य की ओर बढ़ गया, प्रकाश किरणें तो बाहर खैर निकलना शुरू करेंगी यहां से, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो ये सबसे पहले देख लें कि ये अनंत, इसका घनत्व तो अनंत की ओर चला गया, तो माने वो बिंदु ब्लैक होल के भीतर मिलते हैं जिनकी इनफाइनाइट डेंसिटी होती है, तो उसको हम कहते हैं विलक्षणता या सिंगुलरिटी। और उसी सिंगुलरिटी शब्द से प्रीमेबल एटम को बिग बैंग सिंगुलरिटी कहा जाता है, क्योंकि उसका घनत्व भी अनंत था प्राथमिक परमाणु का, तो उसको उसी टर्म के आधार पर जोड़कर कहा जाता है बिग बैंग सिंगुलरिटी प्राथमिक परमाणु को। अब आगे हम देखते हैं कि तारा जब टूट गया तो इससे प्रकाश या लाइट अगर बाहर की ओर निकलना भी चाहेगी, प्रकाश तो इसके अंदर है लेकिन प्रकाश इसमें से बाहर निकलना चाहेगा, तो ये हाई ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण ये तारे के प्रकाश को ये उच्च गुरुत्वाकर्षण अपने ही अंदर समेट लेता, ये बाहर निकलने ही नहीं देता। तो ब्लैक होल के अंदर प्रकाश होने के बावजूद भी, अगर प्रकाश है भी तारे का, तो भी वो बाहर नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता, इसका मुख्य कारण उच्च गुरुत्वाकर्षण और उसका कारण उच्च घनत्व। इस प्रश्न पर हमने अपनी प्रश्न श्रृंखला में डिटेल में डिस्कशन किया है कि अगर कभी प्रश्न आता है कि ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता, उसका पहला कारण है उच्च गुरुत्वाकर्षण। अगर उच्च गुरुत्वाकर्षण ऑप्शन में नहीं है तब उसका उत्तर लगता है उच्च घनत्व। तो ये ब्लैक होल के बारे में जानकारी है। और इसके अतिरिक्त एक चीज और देख लें कि हमारे जो सबसे निकटतम गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, या इसी के दो नाम और हैं, M31 और NGC 224। ये इसके वैज्ञानिक नाम है। एंड्रोमेडा के दो वैज्ञानिक नाम है, एक है M31 और दूसरा NGC 224 या 224। इसके बाद कुछ चीजों को और देख लें और ये चैप्टर हमारा फिर यहीं समाप्त होगा। कि ये तो हुआ था बिग बैंग के बारे में, आपने देखा, ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में देखा, उसके बारे में और चीजें देखी। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है बिग क्रंच, एक शब्द संभवतः आपने सुना हो, बिग क्रंच, इसके बारे में भी समझ लें। दुनिया भर के जो खगोलविद हैं
उनके ब्रह्मांड के अंत के बारे में दो मत हैं। एक वर्ग कहता है कि ब्रह्मांड विस्तारित होता जा रहा है, ब्रह्मांड विस्तारित होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और विस्तारित होने के कारण उसकी धीरे धीरे प्रकाश ऊर्जा सब कुछ क्षरण होता जाएगा और पूरा का पूरा ब्रह्मांड काला हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा, तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। एक वर्ग ये है। और दूसरा वर्ग ये कहता है कि ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है, विस्तार की अधिकतम सीमा तक विस्तार करेगा, उसके बाद वो अपने ही आकर्षण बल से पुनः वापस खींचना शुरू होगा और फिर उसी बिंदु पर, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा, उसकी समस्त ऊर्जा फिर उसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी। और उस अवधारणा को कहा जाता है बिग क्रंच। यानी बिग क्रंच क्या है कि ब्रह्मांड अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा, उस घटना को कहा जाएगा बिग क्रंच। तो ये कहानी थी बिग बैंग की, और उम्मीद है कि आपको इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखें और उसको, उसके गूढ़ जो रहस्य हैं उसको समझने की कोशिश करें। कई जगह इसके सिद्धांत काफ़ी कठिन हैं, डीप हैं, जिसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप बार बार उसको देखेंगे, अच्छे समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। और इस पूरे वीडियो का PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहे हैं और आप उसको देख लीजिएगा। आपको उसमें डिटेल में सारे फैक्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू।